नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। दोस्तों, आज हम भिन्न में किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार के प्रश्नों का हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, तो उसी को लेकर साथ ही भिन्न से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए। ये प्रश्न तीन तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो निम्नलिखित भिन्न है, इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर इसको अवरोही क्रम में लिखिए, या फिर इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो चार तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रश्न को समझने से पहले देखिए, प्रश्न क्या है, 6/7 और 4/5 और 3/8, इसका क्या निकालना है आपको। इनको आरोही क्रम में जमाना है, लेकिन उससे पहले आपको कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो तरीका पता आपको होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है। ऐसे प्रश्नों को जल्दी हल करने के लिए हमें क्या करना है कि 6 को बना लेना है 600, 4 को बना लेना है 400, 3 को बना लेना है 300। अब क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होगी। जैसे 6 के बटे में 7 लिखा तो 7 से भाग लगाने में आसानी होगी। तो हम भाग लगा करके देखते हैं एक एक में तो कितना आता है। 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 उट्टी 56, 8 बार चला गया। कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया। कितनी बार भाग जाएगा, 7 पंजो 35, 5 बार यहाँ पर भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 5 से भाग लगा के देखते हैं 4 में 40 में तो कितना बार चल जाएगा, 5 उट्टी 40, 8 बार जो है वो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। इसी तरह 8 का भाग लगा के देखेंगे तो 8 तिया 24, 3 बार चला जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 8 से वापस भाग लगाओगे, 8 7 56, तो इतनी बार चला जाएगा। आगे हम नहीं हल कर रहे हैं, बस एक एवरेज कितनी तक भाग जा सकता है वो हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में जमाना है तो हम इसको आसानी से जमा पाएंगे। देखो, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 85 है, 80 है, 37 है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि जो बड़ी संख्या है वो आपकी बड़ी भिन्न होगी, जो छोटी संख्या है वहाँ पर छोटी भिन्न होगी। तो आपसे पहला प्रश्न ये यदि पूछा जाता कि बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप फटाक से जवाब देते कि भैया 6/7 है वो आपकी बड़ी भिन्न है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप बताते कि 3/8 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के आंसर हमको पता हो गए। अब यदि आपको बताना है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहली भिन्न कौन सी आएगी, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहली जो भिन्न आएगी वो कौन सी आएगी, तो सबसे छोटा कौन सा है, 37 है, तो 37 वाली भिन्न कौन सी है, 3/8। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, 3/8। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या है, 80 है, उससे बड़ा तो क्या आना चाहिए, 4/5 वाली भिन्न आनी चाहिए, 4/5। फिर इसके बाद इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 85 वाली, यानी कि 85 वाली भिन्न कौन सी है, 6/7। तो ये जो क्रम है, ये क्रम क्या है, आपका आंसर है। और आपसे पूछा भी यही था कि निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए, तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में ही लिखा है ना। जी बिल्कुल, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही छोटे रूप में लिखा हुआ है, सरल कीजिए 3/4 भागित 1/4 का 1/2 और पूरे के बटे में 1/2 प्लस 3/4 का 1/4। तो ये आपका जो है सरलीकरण का एक टॉपिक है पूरा, उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी मैं प्रश्न लेके के आऊँगा। भिन्न में ही हम इसको भी समझ लें। एक
रूल होता है इसको हल करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्डमास का नियम, जिसको हम कहते हैं बोर्डमास। अब ये बोर्डमास क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। देखिए, ये जो इक्वेशन हल होती है वो किसके आधार पर होती है? ये एक नियम चलता है बोर्डमास का। ये बोर्डमास का नियम क्या है? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट पहले हल होगा, उसके बाद यदि बड़ा कोष्टक लग रहा है या मझला कोष्टक यदि है तो उसके बाद मझला कोष्टक हल होगा, और उसके बाद यदि बड़ा कोष्टक लग रहा है तो उसके बाद बड़ा कोष्टक हल होगा, है ना। ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब जो होता है वो होता है का, यानी कि कहीं प्रश्न में का लिखा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, हम भाग लगाने का काम करते हैं। फिर एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, और एस का मतलब क्या होता है, माइनस। यानी कि सबसे पहला काम किसी भी इक्वेशन को हल करने का, जो सरलीकरण का जो टॉपिक होता है, उसमें जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक प्रश्न है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काम करना है, ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट से पहले भी एक और चीज़ होती है वी, जिसको हम बार कहते हैं। जैसे मैंने 5 के ऊपर बार लगाया ना, तो ये बार को हल करते हैं हम सबसे पहले। फिर दूसरी स्टेप में हम किसको हल करते हैं, बी मतलब ब्रैकेट को हल करते हैं। ये नीचे यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाए हुए, इन ब्रैकेटों का यूज़ हम करते हैं, ब्रैकेटों को हल करते हैं दूसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में क्या बताया मैंने, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। का जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना, गुणा का चिन्ह लगा देना। फिर उसके बाद क्या करना, जहाँ पर डी का मतलब क्या है, डिवाइड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, है ना। और एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यदि हम एडिशन की बात करें तो ए का मतलब एडिशन, यानी कि प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। फिर एस, एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना, यानी कि उसके बाद हम माइनस करेंगे। यानी कि रूल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या काम किया जाए, तो सबसे पहले वेनिकुलम बार, वी वेनिकुलम बार का उपयोग किया जाए। सबसे पहले क्या, कौन सा काम किया जाए, तो वेनिकुलम बार का सबसे पहले उपयोग किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम कौन सा करना है, वेनिकुलम बार कहीं लगा हो तो। वेनिकुलम बार का मतलब क्या होता है कि जैसे 5 के ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले इसका किसको हल करना है, ये बार वाले को हल करना है ना। इसके बाद यदि दूसरी स्टेप होगी तो दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्या, क्या छोटा ब्रैकेट होगा तो उसको हल करेंगे, मझला ब्रैकेट होगा तो उसको हल करेंगे, या फिर बड़ा ब्रैकेट होगा तो उसको हल करेंगे। दूसरी स्टेप में हम ये करेंगे, है ना। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, यदि कहीं पर ऑफ इंग्लिश में लिखा हो या कहीं हिंदी में का लिखा हो तो उसकी जगह क्या कर देंगे, हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये तीसरी स्टेप में करना है। चौथी स्टेप में, चौथी स्टेप में क्या करेंगे, चौथी स्टेप की यदि हम बात करते हैं तो का काम हो गया, तो उसके बाद यदि डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम माइनस करते हैं। इस तरीके से इसको हल करने का तरीका होता है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। का मतलब है, का के प्लेस पे क्या लगा दूंगा, आप गुणे का चिन्ह। मैंने अभी बताया का की जगह क्या लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना। बट्टे 1/2, पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 3/4, का के प्लेस पे क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह, और 1/4। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ पर गुणे का चिन्ह लग रहा है वहाँ पर भावुक होकर के एकदम गुणा नहीं कर देना है। आपको जल्दी जल्दी गुणा नहीं कर देना है, पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाता हूँ। अब देखो ये 3/4 और भागित कितना है यहाँ पर, 1/4। तो भागित के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 और भागित, यानी कि ये जो 1/4 है पूरा 3/4 के बटे में है। तो जो बटे के बटे में होता है वो उलट गुणित हो जाता है। तो जो चीज़ बटे के बटे में होती है वो उलट गुणित हो जाती है। तो यहाँ पर भागित की जगह काय का चिन्ह लगा देंगे हम, गुणे का, और इसको क्या कर देंगे, उलट गुणित कर देंगे। ये उल्टा हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे काय का चिन्ह लग रहा है,
गुणे का चिन्ह लग रहा है तो ये हमने गुणे का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। आगे क्या है 1/2 है तो 1/2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब पूरे के बटे में क्या है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो, अब पूरे के बटे में हम थोड़ा सा यहाँ पर हल कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या करना होता है, गुणा करना होता है, उसके बाद प्लस होता है। तो नीचे तो हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे होगा, 1/2, 1/2 तो ऐसा एज इट इज रहेगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 चौक कितना होता है 16 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पर यदि इसको हल करें तो 2 से देखो ये कट रहा है, 2 दूनी 4, इस 2 से वापस ये 2 4 कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ मैंने क्या काटा ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 4 कट रहा है कितनी बार, 2 बार। तो दोस्तों हमें क्या हल मिला इसका, तो इसका हल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 3/2 हमको यहाँ पर मिला, इनटू उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एक ही बचा। तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो लिखने का भी कोई मतलब नहीं रहा, एक से एक यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं। तो 3/2 ही यहाँ पर बचा हुआ है ना। अब इसके पूरे के बटे में क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेते आना चाहिए। कल मैंने बताया था इस वीडियो में कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, क्योंकि 16 ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है ना। 16 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये तो हमने 16 लिख लिया। अब 16 क्या है, दोनों के पहाड़े में आता है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे जब 16 आएगा, तो 2 को 16 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कैसे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिख देंगे हम, 8। फिर क्या आएगा, चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ पर तो 16 एकम 16 ही है, तो 16 में कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 से गुणा किया, तो ऊपर भी 1 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3। यानी कि पूरा हल क्या आ जाएगा, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 3 कितना होता है 11, और बटे में क्या है 16। तो फाइनली हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, 11/16। तो हमें फाइनली जो समझ में आया वो क्या समझ में आया कि हमें यहाँ पर बटे के बटे में क्या लिखना है, 11/16। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 11/16। अब ये बड़ा बट्टा है और बटे के बटे में 2 चीज़ है, तो इस क्या होता है, उलट गुणित हो जाता है। तो उलट गुणित होने का मतलब क्या है कि 3/2 गुणित 11/16। ये यहाँ तक हल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पर 11/16 के बजाय यहाँ पर उलट गुणित करना है ना। तो उलट गुणित का मतलब क्या होगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, 2×8=16, 3×8 ऊपर का गुणा हो जाएगा, 3×8=24, और नीचे कितना आ जाएगा 11। यही आपके भिन्न का हल होगा। अच्छा, इसके बाद इस और भी हम इसको हल कर सकते हैं। 11 से और भी भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है, 11 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है बताओ। तो यहाँ पर आप कहोगे 11 का 11, 11 दूनी 22, तो 2 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, और बच कितना रहा है, 2 और बच रहा है। और काय से भाग लगा रहते, 11 से भाग लगा रहते। यानी कि आपका जो फाइनल उत्तर है वो क्या है, 2 सही, 2/11 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से रिवाइज करके वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ओहो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे आप, ये सतत भिन्न जो निरंतर भिन्न होती है उसका ही एक एग्जाम्पल है। कैसे हल करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है कि इसको नीचे से हल करते चले जाएं। नीचे से हल आपको इसको करते चले जाना है। तो नीचे से हल कैसे करेंगे, तो नीचे से हल करने से मतलब मेरा है कि सबसे पहले आप काय को हल करें, 2 + 1/4। तो 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, है ना। तो इसको और भी जल्दी तरीके से करने का तरीका क्या है, इसका गुणा यहाँ पे करो, 4 4 दूनी 8, और 8 और 1 9।
4 दूनी 8, 4 में 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो 9/4 इसका हल आएगा, है ना। तो यहाँ पर पूरा कितना बन गया, 9/4 बन गया। यहाँ तक समझ में आया। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि ये इस पूरे का हल कितना आया, 9/4। इस पूरे का हल कितना आया बताओ, 9/4। अब 9/4 है, बट्टे के बट्टे में जो चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के क्या बन गया, 4/9 बन गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4/9। ठीक है, ये जो है पूरा क्या बन गया, 4/9 बन गया। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और ये आपका 9 बन गया। अब इसको कैसे हल करते हैं, मैंने भी बताया कि इसका गुणा इसमें करो और इसमें जोड़ दो। किसको किस में जोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार और बताओ। तो 3 + 4/9 को हल कर रहे हैं, तो 9 का गुणा इसमें करो, 9 होती है 27, 27 और 4 कितने हो जाएंगे, 31। तो 31/9 इसका हल आएगा, 31/9 इसका हल आएगा। तो किसका हल आएगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हल है वो कितना आएगा, 31/9 आएगा। तो मैं सबको हटा देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का जो हल क्या लिख देता हूँ, 31/9। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 31/9। और ये तो चल ही रहा है। तो अब ऊपर क्या है, एक है तो उलट गुणित होकर 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या बन गया, ये 9/31। ठीक है साहब, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके प्लस में क्या है, एक है, तो 31 से कम 31 और 9 कितना हो गया, 40। यानी कि 40/31 यहाँ पर हो गया। यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, इतने इतने में 40/31 हो गया। तो मैं पूरे को हटाकर सिर्फ 40/31 नीचे लिख देता हूँ। तो चा यहाँ पर ये इस पूरे की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 40/31 मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 40/31 तो ये हो गया। इसके बाद ऊपर देखो, ये माइनस है ना, और ऊपर क्या है, 5 है। तो ये 31 ऊपर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, ये 31 ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले तो एक ही आ रहा था तो गुणा करने की दिक्कत ही नहीं आ रही थी। अब क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 5 आ गया, तो 5 आ गया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 155/40, 155/40 बन रहा है ना। तो पूरा इक्वेशन क्या बन रहा है, जरा एक बार मैं लिख देता हूँ क्लियर। पूरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 4 माइनस 155/40, ये वाला इक्वेशन बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन तो बन रहा है, लेकिन वापस यहाँ पर इसको यदि हम हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, देखो। अब यहाँ पर मैं काय से गुणा करूँ, 40 से। तो 40 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 160 यहाँ पर हो गया। और माइनस लग रहा है, और माइनस क्या करना है, 155 करना है ना, माइनस 155 करना है। और बटे में कितना आ जाएगा, 40 का 40 आ जाएगा। तो बताओ, 160 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 5/40 बचेगा। और 5/40 को यदि आप हल करोगे तो कितना आएगा, 5/40 को यदि आप हल करते हो तो 5 एकम 5, 5 उटी 40, यानी कि इसका जो आंसर आया वो क्या आया आपका, 1/8 आया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार है, 0.0541 को भिन्न में बदलो। सिंपल सा तरीका, भिन्न में बदलना है, क्या करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 0.0541। अब कुछ भी मत करो, बटे में जाओ। बटे में गए भाई साहब। अब जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगाते हैं या हटाते हैं तो क्या घटना घटती है, जैसे ही पॉइंट हटा कि दुर्घटना घटी, जैसे ही पॉइंट हटी कि दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना घटी वो बताता हूँ। इस पॉइंट को जब हम यहाँ से हटाएंगे, ये हमने यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ब्रश उठाया और ये मैंने इसको हटाया। तो जैसे ही मैं अब इसको हटाऊंगा, तो जब मैं इसको हटाता हूँ तो पहले मेरे को ये देखना है कि इस पॉइंट से राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4, तो जितने डिजिट हैं उतने के उतने बटे में कितने
बट्टे में क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए एक के बाद। तो जैसे ही मैंने हटाया किसको, पॉइंट को, तो जैसे ही मैंने पॉइंट को हटाया तो मैंने नीचे 0 लगा दिए, 1 2 3 4 किसके बाद, एक के बाद। ये आपका हल हो गया। तो सिंपल सा हल क्या है आपके पास, 541 बट्टे बताओ 10,000, ये आपका आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ओहो क्या प्रश्न आया, किसको जोड़ना है, 6.78। अब देखो जोड़ने के लिए लिखना कैसे है वो ध्यान रखिए। 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कब आएगा, जब हम .1 यहाँ लिखेंगे और 513 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 0.87 और जहाँ पर खाली जगह वहाँ पर क्या लिख दो, 0 लिख दो। बस इसको आपको हल कर लेना है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 7 14 15 का 5 यहाँ पर हासिल बचा आपका 1, है ना। ये 7 और 1 8 8 16 16 और 1 17 का 7 हासिल बचा वापिस 1, है ना। 6 और 5 कितना हो गया, 11 11 और 1 हासिल का 1 कितना हो गया, 12 12 का 2। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 12 का 2 हासिल बचा वापिस 1, ये 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने। 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 3 ऐसा कैसा ही। तो अब बताओ कितना आंसर आया, 322.75, 322.75। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, अच्छा समझ में आया। ठीक है, सिंपल सा फंडा था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। ओहो घटाओ 73.760। देखो यार इसको क्या करना है, घटाना ही तो है। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना जरूरी है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं तो 50 यहाँ पर आएगा और 23 यहाँ पर आएगा। घटाओ, ये घटाया है ना, यहाँ पर तो 0 लगा दो, 0 में से 0 गया कोई मतलब ही नहीं है भैया। 6 में से 3 गया कितना बचा 3, 7 में से 2 गया कितना बचा 5। यहाँ पर पॉइंट की जगह हमने क्या लगा दिया पॉइंट, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 5 गया 2, ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, जोड़ घटाओ गुणा भाग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुणा आ गया। देखो गुणे को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख तो दोगे, लेकिन जब गुणा करोगे तो गुणा करने में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पॉइंट गिनने हैं। ठीक है, कितने अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है। तो टोटल कितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 अंकों के बाद आपको क्या लगाना है, अब पॉइंट लगाना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पॉइंट के बाद 7 लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद यदि 1 1 अंक की है तो सबको जोड़ो, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो 2 अंकों के बाद अब आपको पॉइंट लगाना है गुणा करने के बाद। तो सबसे पहले सिंपली गुणा कर लो आप, है ना। पॉइंट पॉइंट को हटा दो, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट को हमने हटा दिया। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलता है, 2491 मिलता है। अब मैंने क्या कहा था कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, तो ये 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।